अगर आपको उन आम गलतियों की ओर इशारा करना हो जो ये नए निवेशक अक्सर करते हैं, तो वे क्या होंगी? सबसे पहली चीज़ जो उन्हें जाननी चाहिए वह है खुद को जानना। खुद को जानना किसी भी निवेशक के लिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। असल में अगर वे खुद को नहीं जानते तो उन्हें कहीं भी किसी भी बाज़ार में या किसी भी निवेश में नहीं जाना चाहिए। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें क्या प्रेरित करता है, उनकी बचत का स्तर क्या है, वे कितने समय तक बचत करना चाहते हैं, वे किस तरह के निवेश में सहज हैं, उनका जोखिम उठाने का स्तर क्या है। नमस्कार और स्वागत है मार्केट पिलर्स अनकवर्ड में, एक शैक्षिक श्रृंखला जिसमें हम आपको उन नेताओं की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जो भारत के वित्तीय इकोसिस्टम को आकार दे रहे हैं। हमारे आज के अतिथि हैं श्री रवि वाराणसी। वे एसपीवी कंसल्टेंट्स में पार्टनर हैं, लेकिन लगभग 3 दशकों के बड़े हिस्से में उन्होंने भारत के नंबर 1 एक्सचेंज NSE में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सटीक रूप से कहें तो उन्होंने 27 वर्षों तक ग्रुप प्रेसिडेंट और चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में सेवा दी। आज श्री वाराणसी उन मुख्य चेतावनी संकेतों पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा करेंगे जिन पर हर निवेशक को ध्यान देना चाहिए। एक्सचेंज सर्विलांस सिस्टम कैसे काम करते हैं, कुछ संदिग्ध बिचौलिए कौन से हैं, आपको उन्हें कैसे पहचानना चाहिए और उनसे कैसे दूर रहना चाहिए, और साथ ही सर्वोत्तम निवेश पद्धतियां जिन्हें हर निवेशक जानता या अनुभव करता है उन्हें अपनाना चाहिए। श्री वाराणसी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। NSE में 27 वर्ष, मैं कहना चाहूंगी कि यह सचमुच एक लंबा और शानदार करियर है। बिल्कुल। हमें बताएं कि यह सब कैसे शुरू हुआ और आप जानते हैं आपको NSE में शामिल होने के लिए क्या प्रेरित किया? ठीक है, तो मैंने अपना करियर एक बैंकर के रूप में शुरू किया था। मैं पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था और फिर कुछ समय के लिए एक प्राइवेट बैंक में भी रहा और फिर NSE 1994 में शुरू हुआ। जैसे ही यह शुरू हुआ, मैंने उनके साथ उनके संचालन शुरू होने के लगभग 6 से 8 महीनों के भीतर ही जुड़ गया और तब से मैं NSE के साथ ही रहा। मैंने 22 जुलाई को सेवानिवृत्ति ली, तो मूल रूप से मैंने अपना समय NSE को बनाने में बिताया। असल में हम उस मुख्य टीम का हिस्सा थे जिसने एक्सचेंज को बिल्कुल शुरुआत से लेकर दुनिया के नंबर 1 एक्सचेंज तक बनाया। चाहे वह प्रोडक्ट्स लाना हो, सेवाएं देना हो, निवेशकों के साथ काम करना हो, बिचौलियों के साथ काम करना हो, टेक्नोलॉजी लाना हो, यह सुनिश्चित करना हो कि भारतीय तकनीक दुनिया में सबसे बेहतरीन हो। यह यात्रा अपने आप में बहुत रोमांचक रही है। मैं बहुत खुश और खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे दुनिया की सबसे बेहतरीन संस्थाओं में से एक को बनाने में समय बिताने का यह अवसर मिला। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत जिज्ञासु हूँ। हम 94-95 की बात कर रहे हैं, जब न तो इंटरनेट था और न ही आज जैसी तकनीकें उपलब्ध थीं। उस समय जीवन कैसा था? क्या आप हमें उस दौर की एक झलक दे सकते हैं? असल में जब NSE की कल्पना की गई थी, उस समय एक्सचेंज की दुनिया पूरी तरह से कागज पर आधारित थी। वहाँ ऐसे पेड़ होते थे जहाँ लोग जाकर ट्रेडिंग करते थे और तरह तरह की चीज़ें होती थीं। NSE और NSE की कल्पना एक पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के रूप में की गई थी। और जब हमने इधर उधर देखा कि भारत जैसे देश में, जो लगभग एक महाद्वीप के आकार का है, ट्रेडिंग कैसे की जाए। उस समय टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब था। लोगों को एक टेलीफोन पाने के लिए 15 साल तक इंतज़ार करना पड़ता था। डेटा की तो बात ही छोड़िए। उस समय वॉइस टेलीफोन खुद ही एक बेहद जटिल प्रक्रिया थी। तो हमने टेरेस्ट्रियल लाइनों के आधार पर ट्रेडिंग की संभावना को देखा। उसकी हालत इतनी खराब थी, तो हमने सोचा कि उस समय टेरेस्ट्रियल लाइनों पर एक्सचेंज या लगातार ट्रेडिंग कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए हम VSAT की ओर गए, जो कि बेसिकली वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल्स हैं। ये एक सैटेलाइट आधारित तकनीक है। तो हर ब्रोकर के ऑफिस की छत पर एक छोटी एंटीना होती थी और हमारे ऑफिस में एक बड़ी एंटीना होती थी। इस तरह से सब कुछ सैटेलाइट आधारित था और ये तकनीक रियल टाइम ट्रेडिंग के लिए बहुत स्थिर थी। उस समय यही एकमात्र संभावना थी। कोई और विकल्प होता तो शायद हम ये सब नहीं देख पाते। मेरा मतलब है, असल में हम इस तरह की किसी चीज़ को सफलतापूर्वक लागू नहीं कर पाते। तो सैटेलाइट ने हमारी मदद की और हम इसे लागू करने में सफल रहे। समय के साथ ब्रोकिंग समुदाय ने भी खुद को विकसित किया। उन्होंने इस तकनीक को समझा, अपनाया और अब संभवतः हमारे ब्रोकर्स दुनिया भर में तकनीक के मामले में सबसे आगे हैं। मुझे लगता है कि वे दुनिया के सबसे बेहतरीन लोगों में से एक हैं। हाँ बिल्कुल,
और मुझे लगता है कि यही वजह है कि हम इतनी दूर तक आ पाए हैं। इसने कई युवा निवेशकों को भी जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है, क्योंकि तकनीक ने भारतीय बाजारों में ट्रेडिंग और निवेश को बहुत आसान बना दिया है। खासकर पिछले 4-5 वर्षों में, विशेष रूप से कोविड के बाद, हमने भारतीय इक्विटी बाजारों में कई नए प्रतिभागियों को आते हुए देखा है। आखिर उन्हें भारतीय बाजारों की ओर किस चीज ने आकर्षित किया है? हम जानते हैं कि यह इसकी सरलता है और निश्चित रूप से विकास की कहानी भी है। लेकिन मैं आपसे यह समझना चाहूंगी, आपके व्यापक अनुभव के साथ, अगर आपको उन सामान्य गलतियों की ओर इशारा करना हो जो ये नए निवेशक अक्सर करते हैं, तो वे क्या होंगी? सबसे पहली चीज जो उन्हें जाननी चाहिए वह है खुद को जानना। खुद को जानना किसी भी निवेशक के लिए सबसे पहला कदम है। असल में अगर वे खुद को नहीं जानते तो उन्हें बाजार के पास भी नहीं जाना चाहिए या किसी भी निवेश में नहीं उतरना चाहिए। इसलिए यह समझना बेहद ज़रूरी है कि आपको क्या प्रेरित करता है, आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं, उनकी बचत का स्तर क्या है, वे कितने समय तक निवेश करना चाहते हैं, किस तरह के निवेश में वे सहज महसूस करते हैं, उनका जोखिम उठाने का स्तर क्या है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि जोखिम उठाना साहस या बहादुरी है, लेकिन असल में यह नुकसान सहने की क्षमता है और फिर भी टिके रहना है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति निवेश करता है और किसी भी कारण से, चाहे वह भू राजनीतिक स्थिति हो या कुछ और, बाजार में 20-30% का उतार चढ़ाव आ जाता है। आज की दुनिया में कुछ भी गलत हो सकता है, इसलिए नुकसान सहने की क्षमता और फिर भी बाजार में बने रहना ज़रूरी है। यही बात है, अब बाजार में कई तरह के टूल्स उपलब्ध हैं। इंटरनेट पर ब्रोकरेज कंपनियों के साथ रिसर्च एनालिस्ट्स और सलाहकारों के साथ मुफ्त टूल्स उपलब्ध हैं। खुद के लिए अच्छा होगा कि आप इन टूल्स में से कुछ, शायद 3-4, सिर्फ एक नहीं, को ज़रूर आजमाएं और अपनी जोखिम उठाने की क्षमता और प्रोफाइल को समझने की कोशिश करें। फिर तय करें कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए। यही पहला कदम है। बाजार में कुछ भी करने से पहले खुद को जानना ही पहला कदम है। तो जब आप अपने लक्ष्य और निवेश करने की क्षमता, बचत करने की क्षमता और बचत की अवधि को समझ लेते हैं, तब आपको यह तय करना होता है कि आपको इक्विटी में निवेश करना है, फिक्स्ड इनकम में, बॉन्ड्स में या ETF में। आज की तुलना में 20-30 साल पहले की तुलना में निवेश के कई विकल्प उपलब्ध हैं। उस समय कुछ भी नहीं था। तो आज उत्पादों की बहुत बड़ी विविधता उपलब्ध है। इसलिए किसी को यह स्पष्ट होना चाहिए कि वे किस निवेश क्षेत्र में जाना चाहते हैं, फिर अगला कदम उठाना चाहिए। तो ये किसी भी नए निवेशक के लिए पहला कदम है, इससे पहले कि वे बाजार या बचत या निवेश के करीब भी आएं। एक बार ये हो जाए तो फिर ब्रोकर चुनें, सलाहकार चुनें, फिर से केवल सेबी पंजीकृत संस्थाओं के साथ जाएं। तो सेबी एक्सचेंज प्रकाशक अपने सभी ब्रोकरों और मध्यस्थों की सूची प्रकाशित करते हैं। उन सूचियों को देखें कि किस प्रकार की शिकायतें हैं। अगर उस विशेष ब्रोकर या मध्यस्थ के खिलाफ कोई शिकायत है, ये संभव है कि कोई व्यक्ति निष्पादन के लिए किसी ब्रोकर के पास जाए और संभवतः सलाह के लिए भी उसी ब्रोकर के पास जाए, या आप ब्रोकर के साथ केवल निष्पादन कर सकते हैं और सलाह के लिए किसी अन्य संस्था जैसे रिसर्च एडवाइज़र या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास जा सकते हैं। तो किसी को यह तय करना होगा कि सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्या केवल निष्पादन ही पर्याप्त है और निवेशक खुद ही रिसर्च करेगा या करेगी, या अगर कुछ मदद चाहिए तो फिर ब्रोकर के पास जाएं। ऐसी स्थिति में आपको फुल सर्विस ब्रोकर लेना होगा या फिर किसी रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास जाना होगा। ऐसे फैसले दोनों ही मामलों में लेने होते हैं। दोनों ही स्थितियों में यह ज़रूरी है कि आप ऐसी संस्था के पास जाएं जो सेबी और एक्सचेंजों के साथ पंजीकृत हो और जिस पर बहुत सीमित शिकायतें हों। मेरा मतलब है, बीते समय में शिकायतों के मामले में कोई समस्या ना हो, क्योंकि एक्सचेंज वास्तव में अपनी वेबसाइट पर इन संस्थाओं के खिलाफ दर्ज शिकायतों की संख्या डालते हैं। तो इन बातों को देखें, तय करें कि वास्तव में आपको कौन सपोर्ट करना चाहिए। और फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात है टेक्नोलॉजी। ऐसे ब्रोकर के पास जाएं जिसके पास सबसे बेहतरीन तकनीक हो, क्योंकि ऑनलाइन रियल टाइम की दुनिया में अगर किसी खास ब्रोकरेज की तकनीक फेल हो जाती है तो नुकसान काफ़ी बड़ा हो सकता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप ऐसे ब्रोकर को चुनें जिसका प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग की अवधि के दौरान सभी सुविधाएं और स्थिरता प्रदान करता हो। इसमें ज़्यादा समस्याएं नहीं होनी चाहिए। ऐसी समस्याओं को ध्यान में रखना चाहिए इससे पहले कि आप तय करें कि आपको सपोर्ट करने वाला मध्यस्थ कौन होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सभी नए निवेशकों को शुरुआत में किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए? जरूरी नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस निवेशक के पास कितनी जानकारी है। आजकल इंटरनेट पर काफ़ी जानकारी उपलब्ध है, ऐसे टूल्स उपलब्ध हैं।
मैं किसी का नाम विशेष रूप से नहीं लेना चाहता, लेकिन कई ऐसे टूल्स उपलब्ध हैं जो महत्वपूर्ण रिसर्च क्षमताएं प्रदान करते हैं। डेटा उपलब्ध है, तो अगर निवेशक जानकार है तो उसे खुद रिसर्च करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उन्हें विशेषज्ञता की ज़रूरत है तो बेहतर है कि वे किसी ब्रोकर, फुल सर्विस ब्रोकर या किसी विशेष निवेश सलाहकार के पास जाएं। अगर कोई निवेशक अनुभवी नहीं है तो बेहतर है कि वह किसी निवेश सलाहकार के पास जाए ताकि उसे सही सलाह मिल सके। फिर से, सलाहकार चुनते समय सबसे पहली बात जिससे बचना चाहिए वह यह है कि अगर कोई सलाहकार आपको निश्चित या लगातार रिटर्न देने का वादा कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहे। कोई भी, यहाँ तक कि वॉरेन बफेट भी, कभी भी लगातार और निश्चित रिटर्न नहीं दे सकता। इसलिए ऐसे लाल झंडों से दूर रहें। अगर कोई व्यक्ति बाजार या निवेश के बारे में बहुत ही सुनहरी तस्वीर दिखा रहा है तो उससे भी दूर रहें। और अगर कोई आपको त्वरित रिटर्न देने का वादा कर रहा है तो उससे भी दूर रहे। ऐसे लोगों के पास तो बिल्कुल भी ना जाएं। और कोशिश करें कि आपके लक्ष्य इस तरह से तय हों कि बाजार में आपका पैसा 2 दिन में 2 गुना नहीं होने वाला है। अगर आप बाजार को इस नज़रिए से देख रहे हैं तो कृपया बाजार में बिल्कुल भी ना आएं। इसलिए किसी को जो देखना चाहिए वह है एक निश्चित अवधि में स्थिर रिटर्न और बाजार में लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता, ताकि वे पूरे बाजार का लाभ उठा सकें। बाजार को समय देने की कोशिश करने के बजाय बाजार में बने रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ बाजार को टाइम करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसमें कितना समय बिताते हैं। तो इस तरह के मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए। बाजार लंबे समय के निवेशकों के लिए है, 2 या 3 दिनों के लिए नहीं। अधिकतर लोग फ्रिज या टेलीविज़न खरीदने के लिए बहुत रिसर्च करते हैं। कृपया निवेश करने से पहले भी रिसर्च ज़रूर करें, वरना खरीदें ही मत। सही बात है। असल में आप जानते हैं, दिवंगत श्री राकेश झुनझुनवाला कहा करते थे कि अगर कोई आपसे कहे कि उन्हें पता है कि कल बाजार क्या करने वाला है तो या तो वे भगवान हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि यह उन लोगों के बारे में सब कुछ स्पष्ट कर देता है जो निश्चित रिटर्न की गारंटी देते हैं। मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ा रेड फ्लैग है और आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो पहला कदम है अपने आप को जानना, जैसा कि आपने बताया। दूसरा चरण है किसी ब्रोकर या वित्तीय सलाहकार के साथ उचित शोध करना। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति स्वयं अनुसंधान करना चाहता है क्योंकि उसके पास कुछ साधन हैं। आप उन निवेशकों को क्या सलाह देते हैं? पहला कदम यह होना चाहिए कि उन्हें शोध कैसे करना चाहिए। बाद में इसमें महत्वपूर्ण मात्रा है। आजकल बाजार में अनेक उपकरण उपलब्ध हैं। बाजार में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। वे सही प्रकार का चयन कर सकते थे। मैं वास्तव में कोई विशेष नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे कई शोध उपकरण उपलब्ध हैं जो डेटा और जानकारी दोनों को एक साथ प्रदान करते हैं। सही उपकरण चुनें और फिर उसी के अनुसार अपना शोध करने की कोशिश करें, जैसे कि स्टॉक को समझना, उस समय के बाजार को समझना और वैश्विक भू राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में आर्थिक स्थिति को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ स्टॉक में ही नहीं बल्कि उसकी पृष्ठभूमि में भी शोध करें और फिर तय करें कि किस दिशा में जाना है। चाहे स्टॉक बाय स्टॉक निवेश हो या म्यूचुअल फंड्स या EPF जो भी हो, सेवा लें तो अब शोध करना संभव है। लेकिन जानकारी के बोझ तले दबे नहीं। मेरा मतलब है बाजार में बहुत अधिक डेटा है, बहुत अधिक जानकारी है, बहुत अधिक डेटा है। उन निवेशकों के लिए छंटाई करने की क्षमता बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वे छांटने और मूल बात तक पहुंचने में सक्षम हैं तो स्व अनुसंधान किसी और की तुलना में सबसे अच्छा है, कोई और नहीं। सही है, बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है, आइए उन एसेट क्लासेस के बारे में बात करते हैं जिनका आपने जिक्र किया था। उदाहरण के लिए म्यूचुअल फंड्स। हम म्यूचुअल फंड्स की पूरी टोकरी में मौजूद विभिन्न श्रेणियों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि किसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए? विशेषज्ञता का स्तर और विभिन्न श्रेणियों की उपयुक्तता के बारे में भी। तो मूल रूप से एक पहली बार निवेशक को सीधे शेयरों में जाने के बजाय म्यूचुअल फंड्स और ETF में जाना चाहिए, क्योंकि वे पूरी तरह से समझ नहीं सकते। बेहतर है कि इसे ऐसे पेशेवर को सौंपा जाए जो बाजार को जानता हो और जो वास्तव में किसी व्यक्ति की तुलना में बाजार की अधिक प्रभावी ढंग से रिसर्च करने में सक्षम हो। इसलिए किसी भी व्यक्तिगत निवेशक या नए निवेशक के लिए म्यूचुअल फंड में जाना हमेशा बेहतर होता है। और म्यूचुअल फंड के भीतर यह तय करें कि आप पैसिव फंड में जाना चाहते हैं या एक्टिव फंड में। यह पहली भिन्नता है जिसे किसी को समझना चाहिए। पैसिव फंड्स जाहिर तौर पर बाजार की नकल करेंगे। मूल रूप से इसमें फंड मैनेजर की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। ये बस बाजार की रिटर्न या इंडेक्स को दोहराता है, जो भी इंडेक्स बेंचमार्क इंडेक्स है। और एक्टिव फंड में निश्चित रूप से फंड मैनेजर की क्षमताएं और उनकी योग्यता शामिल होती है। स्पष्ट रूप से इसमें प्राइसिंग का अंतर भी होता है।
और पैसिव फंड बेहद सरल और बहुत ही किफ़ायती होते हैं। लेकिन एक एक्टिव फंड में जाहिर तौर पर ज़्यादा लागत शामिल होगी, AMC, और संभवतः हम रिटर्न भी देंगे। ऐसी कई थ्योरीज हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि वास्तव में पैसिव फंड्स सबसे अच्छे हैं, बस पैसे पैसिव फंड या ETF में डाल दो और फिर उसे भूल जाओ, क्योंकि 15, 20, 30 साल की अवधि में रिटर्न आमतौर पर बाजार के रिटर्न के बराबर ही होंगे। बहुत ही कम लोग हैं जो लगातार बाजार की दर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इस हद तक अगर आप सोचते हैं कि आपने किसी विशेष फंड और फंड मैनेजर के बारे में रिसर्च कर ली है और आपको यकीन है कि एक एक्टिव फंड वास्तव में बेहतर रिटर्न देगा, तो फिर एक्टिव फंड में जाना बेहतर है और एक बार फिर फंड हाउस, फंड मैनेजर और पिछले प्रदर्शन के बारे में रिसर्च करें। और जब सारी बातें ध्यान में रख ली गई हों और आपके खुद के अपने आप को जानो वाले परिदृश्य के आधार पर जो पहले किया गया है, अगर आप एक रूढ़िवादी निवेशक हैं तो सबसे अच्छा यही है कि आप फिक्स्ड इनकम ओरिएंटेड फंड्स में जाएं और ऐसे ही फंड्स में निवेश करें। कई तरह के फंड्स उपलब्ध हैं। अगर आपकी जोखिम लेने की क्षमता थोड़ी ज़्यादा है तो फिक्स्ड इनकम और इक्विटी वाले फंड्स के संयोजन में निवेश करें। और अगर आपके पास ज़्यादा जोखिम लेने की क्षमता है तो जाहिर है कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, यहाँ तक कि स्मॉल कैप, लेकिन फिर भी बड़े कैप्स में निवेश करना बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं और आपके पास ज़्यादा जोखिम लेने की क्षमता और नुकसान सहने की क्षमता है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स पर केंद्रित फंड्स को देखना बेहतर होगा। और अगर आप इससे भी आगे जाना चाहते हैं तो अपनी खुद की निवेश रणनीति अपनाना बेहतर है, या जैसा कि आजकल उपलब्ध है, बहुत सारे वैकल्पिक निवेश फंड्स भी मौजूद हैं। ये सब आपकी जोखिम प्रोफाइल पर निर्भर करता है। आप तय करें कि आप किस श्रेणी में आते हैं और उसी के अनुसार अपनी जोखिम प्रोफाइल से मेल खाने वाला और जोखिम लेने में सक्षम फंड चुनें। ठीक है, तो ये था म्यूचुअल फंड्स के बारे में। लेकिन कुछ निवेशक ऐसे भी हैं जो सीधे शेयरों में निवेश करना चाहते हैं। तो अगर किसी को कंपनियों और संभावित शेयरों में निवेश करने के लिए रिसर्च करनी हो तो आप कौन कौन से ऐसे कारक सुझाएंगे जिन्हें देखने के बाद वे यह तय कर सकें कि उन्हें स्टॉक A में निवेश करना है या स्टॉक B में? तो सबसे पहले बिजनेस को देखें, बिजनेस को समझें, उस खास स्टॉक के पास किस तरह के मोड्स हैं, ब्रांड इक्विटी की क्षमता और लंबे समय तक अपने उत्पादों को अलग दिखाने की क्षमता और एंट्री बैरियर्स जैसी चीज़ें देखें। ऐसी कंपनियों की पहचान करें जिनके पास महत्वपूर्ण व्यापारिक संभावनाएं हों जो लगातार या लंबे समय तक बनी रहे। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जाहिर है प्रबंधन है। मेरा मतलब है किसी ने सच ही कहा है कि भारत में आप बिजनेस में नहीं बल्कि प्रबंधन में निवेश करते हैं, क्योंकि कुछ प्रबंधकों में बड़े बिजनेस खड़े करने और उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता होती है। तो प्रबंधन को देखें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी क्षमता और योग्यता कि वे निवेश कर सकें और फिर लंबे समय तक बिजनेस चला सकें। और फिर जाहिर है उस खास कंपनी के वित्तीय अनुमानों को देखें। पिछले समय में आपने कैसा प्रदर्शन किया, अभी आप कैसा कर रहे हैं, भविष्य की संभावनाएं क्या हैं। और फिर मूल्यांकन। जाहिर है आप किसी कंपनी को चुन सकते हैं, लेकिन उसका मूल्यांकन पहले ही बहुत ऊपर जा चुका है और PE, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उम्मीद से कहीं ज़्यादा है और संभवतः भविष्य की सारी कमाई पहले ही उसकी कीमत में शामिल हो चुकी है। तो एक बार फिर मूल्यांकन को देखें और फिर मूल रूप से 3-4 कारकों को एक साथ देखकर तय करें कि कौन सी कंपनियां सबसे बेहतर हैं जिनमें आप निवेश करना चाहते हैं। और अगर फिर से उन निवेशकों के बीच जो सीधे शेयरों में निवेश करना चाहते हैं, कुछ लोग कम जोखिम वाला परिदृश्य रखना चाहेंगे, तो वे बड़ी कंपनियों, लार्ज कैप स्टॉक्स और स्थापित व्यवसायों को चुन सकते हैं। अगर किसी का जोखिम प्रोफाइल ज़्यादा है तो वे छोटी कंपनियों, मिड कैप कंपनियों और फिर शायद SME, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी SME भी अब बाजार में आ रही हैं। अब ये समझने की कोशिश करें कि आप कहाँ निवेश करना चाहते हैं, फिर से सही रिसर्च करें और उसके बाद ही बाजार में प्रवेश करें। अब आपने उन शेयरों की बात की जो पहले से ही बाजार में सूचीबद्ध हैं। आइए IPO के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि IPO में भी काफी पैसा आ रहा है। अब यहाँ जो पेचीदा स्थिति है वह ये है कि हो सकता है आप उस कंपनी के बिजनेस को समझते हो जो IPO लाने वाली है, आप मैनेजमेंट को भी जानते हो, लेकिन फाइनेंशियल हिस्ट्री या वैल्यूएशन जैसी चीजें आसानी से उपलब्ध नहीं होती। तो जब आप किसी IPO कंपनी का मूल्यांकन कर रहे हो तो आपको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? ठीक है, तो DRHP में बहुत सारी जानकारी होती है। इसमें अतीत के साथ साथ भविष्य के प्रोजेक्शंस की भी काफ़ी जानकारी उपलब्ध होती है। तो
DRHP को देखें, और अगर किसी के पास DRHP को इतनी गहराई से समझने की क्षमता नहीं है तो कुछ ऐसे विश्लेषक हैं जो केवल IPO को ही ट्रैक करते हैं। ऐसी वेबसाइट्स और विश्लेषक हैं जो ये काम करते हैं। फिर भी इसमें कई तरह के ग्रे एरिया होते हैं, लेकिन फिर से पिछले प्रदर्शन और ऐसी चीज़ों को देखें। और आजकल जो ज़्यादातर IPO आ रहे हैं वे IPO के समय पूरी तरह से प्राइस्ड होते हैं, तो कृपया लिस्टिंग पॉप्स की उम्मीद न करें। ये बीती बात है, कभी भी लिस्टिंग डिपॉप की तलाश न करें। बिजनेस को देखें, लंबी अवधि के लिए सोचें और फिर IPO में निवेश करें। अगर आपको लगता है कि बिजनेस में क्षमता है तो कृपया निवेशित रहें। आइए इस बात पर चर्चा करें कि हमारे पास मार्केट इंटरमीडियरी हैं जो हमें बाजार में खरीदने और बेचने में मदद और सहायता कर रहे हैं, और यहाँ तक कि लिस्टेड कंपनियों के लिए भी। तो दोनों ही, मार्केट इंटरमीडियरी और कंपनी। अगर मैं एक निवेशक के रूप में कुछ शिकायतें रखता हूँ तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि शिकायत दर्ज करने की सही प्रक्रिया क्या होगी, और आप क्या कहेंगे जो लोग गलत काम के बावजूद कार्रवाई करने में हिचकिचाते हैं जबकि उनके सामने सबूत है? बिल्कुल, सबसे पहली बात यह है कि उस कंपनी या इंटरमीडियरी से संपर्क करें और पूरी तरह से समझाएं कि समस्या क्या है। अधिकतर मामलों में इंटरमीडियरी या कंपनी इसे सुलझा सकती है, लेकिन अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं होता है तो अगला कदम स्वाभाविक रूप से एक्सचेंजेस है। अगर यह कंपनी से जुड़ा मामला है या डिविडेंड या कॉरपोरेट बेनिफिट से संबंधित है तो एक्सचेंज या डिपॉजिटरी के पास जाएं। अगला कदम स्वाभाविक रूप से मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थाएं हैं, चाहे वह एक्सचेंज हो या डिपॉजिटरी या जहां भी वह विशेष समस्या मौजूद है। और इन सभी के पास निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक मजबूत व्यवस्था है जो उन्हें प्राप्त शिकायतों के आधार पर समाधान करती है। इनके पास अपनी आंतरिक प्रक्रियाएं होती हैं जिनके जरिए वे ब्रोकरों को प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य करते हैं, मध्यस्थता की कोशिश करते हैं और उसी स्तर पर उस विशेष समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। अगर समस्या फिर भी बनी रहती है, एक तरीका ये है कि आप सेबी के पास भी अपनी बात रख सकते हैं। इसके लिए एक स्कोर्स डेटाबेस उपलब्ध है। उस कंटेंट को स्कोर्स में डालें और बताएं, फिर सेबी इसे एक्सचेंज या संबंधित मध्यस्थ के साथ उठाता है। और अगर इन सब के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो एक्सचेंज की व्यवस्था के तहत एक मध्यस्थता की संभावना होती है जो एक सेमी कानूनी प्रक्रिया है। फिर एक स्वतंत्र मध्यस्थ भी नियुक्त किया जाता है। आप मध्यस्थ चुन सकते हैं और यह एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसके बाद मध्यस्थ एक निर्णय देता है जो एक तरह के फैसले के रूप में होता है, जिसके आधार पर आमतौर पर मामला सुलझ जाता है। अगर ये सभी उपाय विफल हो जाते हैं तो हमेशा अदालतें होती हैं। तो मूल रूप से चूंकि ये ज़रूरी है कि आपके कागजात सही हों, अधिकतर समय निवेशक क्या करते हैं कि वे अपने कागजात सही नहीं रखते और जब वे लेन देन करते हैं या किसी मध्यस्थ के साथ डील करते हैं तो वे कुछ भी अपने पास नहीं रखते। वे सोचते हैं कि मध्यस्थ सब कुछ संभाल रहा है, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो दुर्भाग्यवश सही तरीका नहीं है। कागजी कार्रवाई को सही रखें ताकि जब कोई समस्या आए तो एक्सचेंज से लेकर डिपॉजिटरी, सेबी, मध्यस्थ और कानूनी प्रक्रिया तक हर जगह कागजी कार्रवाई की मांग की जाएगी। अगर आपके पास ये प्रमाण नहीं है कि आपने क्या किया और मध्यस्थ या कंपनी ने क्या गलत किया, अगर आपके पास कागजी सबूत नहीं है तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इसीलिए सबसे पहले खुद की मदद करना ज़रूरी है, सही तरह की दस्तावेजीकरण करके। दस्तावेजों को जितने समय तक ज़रूरी हो संभाल कर रखें। एक बार जब आपको उचित रूप से यकीन हो जाए कि वह मुद्दा अब प्रासंगिक नहीं है, तब आप कागजात हटा सकते हैं। लेकिन यह ज़रूरी है कि आपके पास सही, प्रासंगिक और उपलब्ध कागजात हों, खासकर जब आप किसी भी प्राधिकरण के पास जाते हैं। ठीक है। मुझे लगता है कि ये वाकई में बहुत दिलचस्प और व्यावहारिक बिंदु थे जिन्हें लोगों को जरूर नोट करना चाहिए। असल में अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपके कागजात सही नहीं हैं तो पूरी प्रक्रिया लंबी हो सकती है और आपको यह महसूस हो सकता है कि अरे मैंने इसमें क्यों हाथ डाला, आप जानते हैं। तो अगर आपके कागजात सही हैं तो मुझे लगता है कि पूरी प्रक्रिया थोड़ी आसान या कम से कम झंझट वाली हो जाएगी। श्री वाराणसी, अब मैं आपके बारे में थोड़ा और समझना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने बताया, आपने NSE में दशकों का अच्छा खासा समय बिताया है। अब आप एक कंसल्टेंसी में पार्टनर हैं, तो जिंदगी किसी भी मायने में रुकी नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आपके लिए NSE और SPRV के अलावा जिंदगी कैसी है? आपको क्या करना पसंद है? मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, फिल्में देखता हूँ और संगीत सुनता हूँ,
ये तीनों मेरी सबसे बड़ी रुचियां हैं। तो आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है, फिल्म और गाना? किताबों में जो सबसे हाल ही में पढ़ी वह द ऑप्टिमिस्ट थी। यह सान आलमैन की एक अर्ध आधिकारिक जीवनी है जो आई ओपन के संस्थापक हैं। मैं फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों पढ़ता हूँ, तो मैं बहुत सारी मिस्ट्री किताबें और हर तरह की चीज़ें पढ़ता हूँ। मेरा मतलब है कि मैं सचमुच सब कुछ पढ़ता हूँ, तो इस हद तक कि जन पिशुमी मेरी पसंदीदा लेखिका हैं और आर्ट ऑथर भी। फिल्मों की बात करें तो मैंने फिर से पैरेलल सिनेमा जैसे श्याम बेनेगल की फिल्में देखना शुरू किया है, लेकिन मैं लगभग सब कुछ देखता हूँ। मेरे मूड और पसंद को लेकर मैं काफ़ी विविध हूँ। और संगीत में भी मैं ज़्यादातर शास्त्रीय संगीत, कव्वाली, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, सूफी संगीत और फ्यूजन संगीत सुनना पसंद करता हूँ, जो फिर से मेरे सबसे पसंदीदा संगीत शैलियाँ हैं। दुर्भाग्यवश उस्ताद जी हुसैन अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका बैंड शेख, जॉन मैकलॉफ्लिन, जैकी रॉस और इन सभी लोगों का बैंड शानदार था। और फिर जो आज भी प्रासंगिक हैं उनमें इंडियन ओशन मुझे बहुत बहुत पसंद है, वे वाकई बहुत अच्छे हैं। तो जहाँ तक किताबों और फिल्मों की बात है, जो तरह तरह के फिल्टर आप शेयर बाजार में लगाते हैं वे फिल्मों में बिल्कुल भी लागू नहीं होते। बहुत विविध। ठीक है, ये बातचीत वाकई बहुत ज्ञानवर्धक रही है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री वाराणसी। मुझे आमंत्रित करने के लिए आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड मार्केट पिलर्स अनकवर्ड समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये जानकारीपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक बटन दबाना न भूलें और ऐसी और जानकारियों के लिए मनी टीवी को सब्सक्राइब करें।